हाँ भाई देखिए, क्वेश्चन आपके पास में है, सिद्ध कीजिए कि सदिश समष्टि सी आर का आधार समुच्चय एस इक्वल टू एल्फा प्लस आयोटा बीटा गामा प्लस आयोटा डेल्टा है यदि और केवल यदि एल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए भाई, हमें सिद्ध करना है कि जो एस है ये सी आर का आधार है। अब एस सी आर का आधार होने के लिए दो शर्तें आपके पास में होती है। पहली शर्त है कि एस एक घाततः स्वतंत्र होना चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि एल एस इक्वल टू सी आर होना चाहिए। तो एस सी आर का आधार बन जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम जांच करेंगे एक घाततः स्वतंत्र की। अब एक घाततः स्वतंत्र की जांच कर रहे हैं तो माना ए इंटू एल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस बी इंटू गामा प्लस आयोटा डेल्टा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करें। अब ए और बी अगर दोनों 0 आ जाएं तो हम कहेंगे कि एस एक घाततः स्वतंत्र है। तो हल करेंगे तो एक बार तो वास्तविक भाग एक जगह कर लेंगे हम। वास्तविक का मतलब है जिनमें आयोटा नहीं हो, तो बिना आयोटा वाले पद एक जगह लिख रहे हैं हम। तो ये आ जाएगा ए एल्फा और प्लस बी गामा। इसके बाद आयोटा के टर्म्स हम लिखेंगे तो आयोटा कॉमन आ जाएगा। आयोटा कॉमन आ जाएगा तो ए बीटा और यहाँ से आपके पास में जाएगा प्लस बी डेल्टा इक्वल टू 0। ठीक है भाई। अब देखिएगा, ये सम्मिश्र संख्या 0 आ गई। 0 का मतलब इसको मानक रूप में अगर लिखे अपन तो 0 प्लस 0 आयोटा हुआ। तो वास्तविक और काल्पनिक भागों की जब हम तुलना करते हैं तो वास्तविक भाग आपके पास में आता है ए अल्फा प्लस बी गामा और इधर से वास्तविक भाग 0 तथा ए बीटा प्लस बी डेल्टा इक्वल टू काल्पनिक भाग भी आपके पास में क्या हो गया 0। तो ये दोनों आपके पास 0 आ गए। अब इनको दोनों को सोल्व करके हम a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखो, एक एक गुणांक बराबर कर लेते हैं हम। तो एक एक गुणांक बराबर करते ही b का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो a का गुणांक क्या a अल्फा है और यहाँ क्या है बीटा। तो दोनों को इक्वल करने के लिए इसको तो हम बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा a अल्फा बीटा प्लस बी बीटा गामा इक्वल टू 0। इसको आप अल्फा से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा बीटा प्लस बी अल्फा डेल्टा इक्वल टू 0। और अब घटा दो भाई, घटा दोगे तो ए अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा और इनमें से दोनों में से बी कॉमन आ जाएगा। तो बी कॉमन लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा डेल्टा और घटा दिया तो माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। अब यहाँ से केवल b इक्वल टू 0 यदि भाई केवल b इक्वल टू 0 कब हो, जब अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा 0 नहीं हो, क्योंकि इनका दोनों का मल्टीप्लाई 0 है। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। लेकिन अपने को केवल b इक्वल टू 0 चाहिए। तो केवल b इक्वल टू 0 का मतलब फिर ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अगर 0 हुआ तो फिर आवश्यक नहीं है कि b 0 हुई, क्योंकि b चाहे कुछ भी हो फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 0। इसलिए शर्त क्या हो गई आपके पास में कि अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यदि अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू 0 और b का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिएगा। देखो, यहाँ b का वैल्यू आप जैसे पुट करोगे तो a का वैल्यू भी आपके पास में क्या आ जाएगा 0। तो a इक्वल टू भी क्या आ गया आपके पास में 0। अब देखो, a भी 0 आ गया और b भी 0 हो गया यदि अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये दोनों 0 आ गए, इसलिए हम कहेंगे कि s एक घाततः स्वतंत्र है। s एक घाततः स्वतंत्र है। ठीक है भाई। अब स्वतंत्र हो गया तो दूसरी जांच हम करेंगे एल एस इक्वल टू सी आर के लिए। एल एस इक्वल टू सी आर का मतलब क्या हुआ कि हम सी आर के प्रत्येक एलिमेंट को एस के एलिमेंट्स के एक घात संचय में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सी आर का कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो माना थीटा प्लस आयोटा फाई एलिमेंट है सी आर का। तो अब हम प्रूव करेंगे कि ये थीटा प्लस आयोटा फाई इसको हम एस के एलिमेंट्स के एक घात संचय में लिख सकते हैं। तो एक बार तो मैं एक घात संचय में लिखता हूं, इसलिए थीटा प्लस आयोटा फाई, माना कि थीटा प्लस आयोटा फाई इक्वल है ए इंटू एल्फा प्लस आयोटा बीटा
प्लस बी इंटू गामा प्लस आयोटा डेल्टा। अब यदि हमें यहाँ से ए और बी का वैल्यू थीटा और फाई के टर्म्स में मिल जाएगा तो हम कहेंगे कि थीटा प्लस आयोटा फाई को आप इन दोनों एलिमेंट्स के एक घात संचय में लिख सकते हैं। तो सॉल्व करिए इसको। अब सॉल्व करेंगे तो देखो वास्तविक भाग एक जगह लिख रहा हूँ मैं। वास्तविक भाग का मतलब है जिसमें आयोटा नहीं हो, तो बिना आयोटा वाले टर्म से लिखोगे तो ए अल्फा और प्लस यहाँ से आ जाएगा बी गामा, फिर आयोटा कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा ए बीटा और प्लस बी डेल्टा। ठीक है भाई। अब ये दोनों वास्तविक सम्मिश्र संख्या बराबर हैं, इसका मतलब वास्तविक भाग के बराबर होगा और काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे इनके दोनों के बीच में और कंपैरिजन करके वैल्यू फाइंड करेंगे हम ए और बी का। तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं। तो अब कंपैरिजन कर रहे हैं तो वास्तविक भाग देखिए ए अल्फा प्लस बी गामा, ए अल्फा प्लस बी गामा और इधर से वास्तविक है थीटा तो इक्वल होगा थीटा के, तथा काल्पनिक भाग अगर हम देखें तो ए बीटा प्लस बी डेल्टा, ए बीटा प्लस बी डेल्टा इक्वल टू काल्पनिक भाग इधर से आ गया फाई तो ये इक्वल हो गया फाई के। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आप वैल्यू फाइंड करेंगे ए और बी का। तो देखिए भाई एक बार तो हम ए के गुणांक इक्वल कर लेते हैं। ए के गुणांक इक्वल करने के लिए बीटा से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा ए अल्फा बीटा और प्लस बी बीटा गामा इक्वल टू बीटा थीटा, तथा इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आप अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए अल्फा बीटा प्लस बी अल्फा डेल्टा इक्वल टू अल्फा फाई। घटा दीजिए दोनों को आप जब जैसे घटा दोगे ए अल्फा बीटा हो जाएगा कैंसिल और फिर बी कॉमन आ जाएगा, बी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा अल्फा डेल्टा और घटाया है तो माइनस बीटा गामा इक्वल टू इधर से आपके पास में अल्फा फाई और घटा दिया तो माइनस बीटा थीटा, देन बी इक्वल टू अल्फा फाई माइनस बीटा थीटा बटा अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा। और ये वैल्यू कब मिलेगा आपको, यदि यहाँ पर अल्फा डेल्टा माइनस बीटा गामा इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो फिर बी अपरिभाषित हो जाएगा। तो देखिए बी का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया थीटा और फाई के टर्म्स में, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ से ए का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं जैसे हमने बी का वैल्यू फाइंड किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप थीटा प्लस आयोटा फाई को यानी सी आर के प्रत्येक एलिमेंट को एस के एलिमेंट्स के एक घात संचय में लिख सकते हैं। तो एक घात संचय में लिखने का मतलब हुआ कि सी आर इक्वल टू एल एस, और सी आर इक्वल टू एल एस एक कंडीशन हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एस एक घाततः स्वतंत्र है, और सेकंड कंडीशन आपने प्रूव कर दी कि सी आर इक्वल टू एल एस है। इसका मतलब एस सदिश समष्टि का क्या है, आधार, इसलिए एस सदिश समष्टि वी एफ का आधार है, इसलिए एस सदिश समष्टि वी एफ का आधार है।